हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। तो आज मैं आप लोगों को विज्ञान का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं, जो कि 4 मार्च को जरूर से जरूर 100% आपके एग्जाम में छपने वाला है। कोड आप नोट कर सकते हो, कोड है 824 आईपी कोड है मेरे प्यारों बच्चों। और इस कोड का पेपर जरूर से जरूर आपके एग्जाम में पूछेगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी 824 आईपी के। सोल्यूशन कोई नहीं बताएगा, बस सिर्फ पेपर ही बता रहे हैं, लेकिन मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन बता रहा हूँ। इस पेपर को अगर आप तैयार कर लेते हो तो 95% मार्क्स आप लोगों के साइंस में बिल्कुल फिक्स है। पूर्णांक के 70 नंबर। इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट में इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को सॉल्व करना होगा। एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे सही से डाल लीजिएगा। नीचे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे सामान्य निर्देश दिया गया है, जो पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक एक निर्देश पढ़ के मैं इसको समझाता हूँ आपको। जैसे पहला निर्देश बोला कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रारंभ मतलब शुरू के जो 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, इस पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। और बचा आपका शेष 3 घंटा। 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा, तो बोला कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित। मतलब यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। इसके बाद कह रहा है कि खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों, उपखंड क ख ग में विभाजित है। मतलब खंड अ में भी 3 उपखंड रहेंगे, खंड ब में भी 3 उपखंड रहेंगे। 3 उपखंड इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के तीनों के अलग अलग खंड बनते हैं, इसलिए 3 उपखंड रहेगा। इसके बाद चौथा है कि प्रश्न पत्र के खंडों में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। कितना? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। इसमें फिजिक्स के भी प्रश्न आएंगे, केमिस्ट्री के भी प्रश्न आएंगे, बायोलॉजी के भी प्रश्न आएंगे। तीनों को मिला के 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न बनेगा। उनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। नीले या काले पेन का यूज कर सकते हो आप रंगने के लिए। पेन बॉल पॉइंट पे लेके जाइएगा, जेल वाली पेन नहीं लेकर जाना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पांचवा, बोला है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा, उसमें एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। मतलब 20 प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा खंड अ में। इसके बाद आता है खंड ब में। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। इसमें आपको 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न देखने को मिलेगा। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया होगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा, उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद है खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। कह रहा है कि खंड ब में भी 3 उपखंड रहेंगे, क ख ग, और तीनों को एक साथ करना आवश्यक है। और प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ करना है आपको। अगर मान लीजिए क वाला अगर आपने कर दिया फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला करने जा रहे हो तो नए पेज से आप प्रारंभ करें, बायोलॉजी वाला करने जा रहे हो तो नए पेज से आप उसको शुरुआत करें। लास्ट निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे प्रश्न करना जो है अनिवार्य है। तो यह था निर्देश। निर्देश पढ़ के मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया। पेपर इधर से स्टार्ट है, मैं पेपर आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए मेरे प्यारों, जो पेपर यहाँ से स्टार्ट है, सबसे पहले आया है यहाँ पे खंड अ। और खंड अ में देखिए यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे इसमें। इसमें भी सबसे पहले उपभाग पहला आया है। उपभाग पहला मतलब यहाँ पे फिजिक्स के प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। उपभाग में किसके प्रश्न रहेंगे? फिजिक्स के प्रश्न रहेंगे। देखिए पहला दिया हुआ है, क्या पहला प्रश्न पूछा है यहाँ पे? पूछा है कि किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। सबको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि वो है अवतल लेंस। क्योंकि अवतल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। ये बात आपको भी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले का ए वाले पे आप लोगों को रंग के आना है वो हमारे शीट में। भूलिएगा, मैं सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन पे अच्छे तरीके से नोट करना। पहले का ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी? अब सबको मालूम है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग यहाँ पे आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसे त्रिज्या बोलते हैं हम लोग। यहाँ फोकस दूरी पूछा है। सबको मालूम है कि एफ बराबर जो होता है R/2 होता है, यह फार्मूला। तो आर का वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखा है। आर का वैल्यू कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो आर की जगह हम लोग लिखेंगे 20 और नीचे लिखेंगे 2। तो 20/2, 2 से कटाओगे 20 को तो कितना आ जाएगा? 10। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। मतलब फोकस दूरी जो हुआ कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरे का बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए, ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए था, यहां से 1 नंबर आपका बिल्कुल कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला है प्रश्न नंबर तीसरा, कह रहा है कि प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। सबको मालूम है कि प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण मेरे प्यारे बच्चों जो आकाश होता है नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पे कि एक लेंस की क्षमता दिया है +2 डायोप्टर और बोला है कि इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितना होगा। सबको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि एफ बराबर क्या होता है, 100/P होता है। ठीक है, तो यहां से क्या पूछा हमसे, फोकस दूरी ने, और P मतलब क्या होता है, लेंस की क्षमता, +2 डायोप्टर दिया है, तो हम लोग लिखेंगे F = 100 और बटे में क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू कितना है, 2 डायोप्टर। जब इसे कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 50 आ जाएगा फोकस दूरी। तो 50 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और ये जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ 50 प्लस में आया है, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा, चौथे का ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 5वां। कह रहा है कि फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है, ऊपर वाला भी देखिए 1 नंबर के लिए ही प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर होगा इसका हो जाएगा जीवित तार। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए 5वें का सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। अगला है प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रा क्रमशः x1 x2 x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि शक्ति को अगर हम x1 कहते हैं, कार्य को अगर हम यहाँ पे x2 कहते हैं, समय को अगर हम x3 कहते हैं, तो इन तीनों से मिलाकर कौन सा संबंध इन चारों में से जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो राइट आंसर हो जाएगा। सबको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि शक्ति गुणे समय बराबर कार्य होता है। ये बात आपको भी मालूम होना चाहिए कि शक्ति गुणे समय बराबर क्या होता है, कार्य होता है। ये फार्मूला आपको भी मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे शक्ति क्या है मेरे प्यारे बच्चों, x1, समय क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे समय है x3, और यहाँ पे कार्य की बात करें तो कार्य होता है x2, कार्य को x2 से दर्शाया गया है। तो देखिए x1 गुणे x3 और बराबर x2 दिया है क्या, बिल्कुल देखिए x1 गुणे x3 बराबर x2, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, कह रहा है कि एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत अगर 2 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो मेरे प्यार बच्चों यहाँ 10 एम्पियर की धारा दिया है, धारा मतलब आई बराबर आपको दे रखा है यहाँ पे 10 एम्पियर। इसके बाद कह रहा है कि 2 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा, तो 2 सेकेंड मतलब टी, समय दिया है मेरे प्यार बच्चों कितना, 2 सेकेंड। पूछा है आवेश की मात्रा मतलब क्यू का वैल्यू, तो क्यू बराबर आई टी फार्मूला होता है, ये बात आपको मालूम होगा। तो Q बराबर आई का वैल्यू कितना दिया है, 10 एम्पियर, और समय दिया है 2 सेकेंड, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 10 दूनी के 20, और Q जो है आवेश है, आवेश का मतलब गुलाम होता है, तो मतलब 20 गुलाम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 20 गुलाम मतलब सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 8वां, लेकिन उपभाग दूसरा स्टार्ट हो गया। उपभाग दूसरा मतलब अब यहाँ से केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे, किसके, केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। प्रश्न नंबर 8वां से देखिए दिया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है मेरे प्यारों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन सा है, इन चारों ऑप्शन से देख लीजिए। तो वो है मेरे प्यारों कि CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, क्या है, CaSO4 हाफ H2O, ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, याद रखिए भूलिएगा मत एग्जाम में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9 कि पीएच मान अगर 8.5 वाला विलियन होता है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिया है। तो सबको मालूम है कि अगर 7 से अधिक होगा तो क्षारीय कहलाएगा। तो 8.5 जो है 7 से तो अधिक है, 7 रहता तो उदासीन कहलाता, 7 से कम रहता तो अम्लीय कहलाता, लेकिन 7 से अधिक है तो क्षारीय कहलाएगा। तो 9 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां है कि यहाँ पे दिया है कि CH3 CH फिर सिंगल बॉन्ड CH फिर CHO। अब यह
देकर पूछा है कि इसका आईपीएससी नाम क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा आप लोगों का कि 2 मेथिल प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेनल। याद कर लीजिएगा, 10वें का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है, बिल्कुल 10वें के 10 आंसर मैंने बता दिया। अभी 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 11वां प्रश्न है, कह रहा है कि वायतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो वायतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है मेरे प्यारे बच्चों, वह है आपका अधातु। मतलब जितने भी अधातु हैं उनके जो वायतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो 11वें का जो है ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12वां है कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। 1 नंबर के लिए प्रश्न ये भी है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र मेरे प्यारे बच्चों इन चारों ऑप्शन में से, तो कैल्शियम नाइट्रेट मतलब CnO3 होल ट्वाइस, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13वें की तरफ। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का C2H2, जिसका रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 1:1 का रेशियो बने वो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए C2H2, तो 2 को काटोगे तो 1, फिर इस 2 को काटोगे तो 1:1 आ गया ना। चलिए, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हो। आगे बात करते हैं उपभाग तीसरा। इसमें जो है वो बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे। अब प्रश्न नंबर 14वां से यहाँ पे स्टार्ट है। क्या है कि रक्तदाब नापा जाता है। 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। ये बात सबको मालूम है कि रक्तदाब नापा जाता है किससे? तो स्फाइग्नोमीटर से। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्फाइग्मोमेनोमीटर। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15वां। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो कौन सा पादप जो है हार्मोन्स है, वो है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन मतलब 15वें का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न। देखिए क्या है, एक लिंगी पुष्प है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो एक लिंगी इन चारों में से कौन सा पुष्प है? वो है पपीता। पपीता जो एक लिंगी पुष्प के अंतर्गत आता है। बी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16वें का बी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 17। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 17वां क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि पूर्ण जनन का उदाहरण है। 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो पूर्ण जनन का उदाहरण जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे वो 2 ऑप्शन है, एक हाइड्रा भी है, एक प्लेनेरिया भी है। हाइड्रा भी आता है, प्लेनेरिया भी आता है। तो आप दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन क्लिक करके आना, वो आपको एग्जामिनर नंबर देगा। ठीक है, ए करोगे तभी नंबर मिलेगा और डी करोगे तभी भी नंबर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो ओजोन परत का क्षरण जो होता है वो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों? वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। डी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां। प्रश्न नंबर 19वां है कि प्राकृतिक पारितंत्र है। 1 नंबर के लिए प्रश्न यह है। तो प्राकृतिक पारितंत्र है मेरे प्यारे बच्चों, है आपका वन। क्या है? वन। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20वां मेरे प्यारे बच्चों लास्ट प्रश्न है खंड अ का, कि आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। 1 नंबर के लिए प्रश्न है ये भी। तो आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20वें का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर। तो 20 के 20 मैंने प्रश्न बता दिया और 20 में बिल्कुल 20 आपको बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए तो खंड अ समाप्त हो गया। अब खंड ब की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहां से स्टार्ट होता है खंड ब, और खंड ब में है आपका वर्णनात्मक प्रश्न। और कितने वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं मेरे पास? जो 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न पूछा गया हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें भी सबसे पहले उपभाग पहला दिया है, मतलब फिजिक्स का प्रश्न। सबसे पहले क्या आएगा? फिजिक्स का प्रश्न आने वाला है। प्रश्न नंबर 21वां। देखिए प्रश्न नंबर 21वां क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 21वां है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं? बोला है कि पी क्यू आर 3 व्यक्तियों में दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंसों के नाम लिखिए यदि। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे? पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि पी केवल निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं। तो कह रहा है कि पी जो है केवल निकट की दृष्टि को स्पष्ट देख पाता है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, तो उसके आंखों में कौन सा दोष होगा? तो देखिए निकट की वस्तु होती है, तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर। देखिए मैं लिख के लेके आया हूं कि साइंस पेपर सोल्यूशन 824 आईपी। ठीक है, तो देखिए 21वां। तो 21वां को पहला लिखेंगे, पी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न यह बोला है कि
निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तो उसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो भाई पी जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है और इसके निवारण के लिए मेरे प्यारे जो अवतल लेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, वहीं अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो बोला है कि क्यू केवल दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट की वस्तु को नहीं। तो जस्ट उल्टा हो गया, मतलब दूर दृष्टि दोष इसकी आंखों में होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे पहले देखो, तो इसका आंसर आप लिखोगे कि क्यू जो है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे, एक प्रश्न दिया है और कह रहा है कि आर न तो दूर की वस्तु को और न ही निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। तो कोई व्यक्ति है जो न दूर की वस्तु देख पा रहा है न निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट की वस्तु को देख पा रहा है, तो उसकी आंखों में कौन सा दोष होगा? तो देखिए हम लोग लिखेंगे आर जो है जरा दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसके निवारण के लिए उसे द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग करना चाहिए। तो कोई अगर मनुष्य है न वो निकट की वस्तु को देख पा रहा है न तो वो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पा रहा है, तो उसकी आंखों में जरा दूरदृष्टिता दोष पाया जाता है और उसको दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग करना चाहिए। उत्तल लेंस भी होता है उसमें और अवतल लेंस भी होता है, उसे हम लोग बोलते हैं द्विफोकसी लेंस। ठीक है, क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 21वां जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 22वां मेरे प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न नंबर 22वां जो है वह है कि जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है तथा 2.010 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए। 4 नंबर के लिए प्रश्न है। पहला हमें बताना है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, दूसरा बताना है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए मेरे प्यार बच्चों कैसे इसको हल करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें बोल रखा है मेरे प्यार बच्चों कि जल में प्रकाश की चाल दिया हुआ है और कांच में भी प्रकाश की चाल दिया हुआ है। तो देखिए जल में प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल को हम लोग लिखेंगे यू डब्ल्यू से। तो यू जो है वह है आपका प्रकाश की चाल को डिनोट करता है और डब्ल्यू मतलब वाटर मतलब जल। तो जल में प्रकाश की चाल दिया हुआ है कितना, तो दे रखा है यहाँ पे 2.25 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड दे रखा है। क्लियर है? चलिए इसके बाद कांच में भी प्रकाश का चाल दिया हुआ है कांच, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे लिखे हम लोग वी जी। अरे मैं यू बनाया, ये वी होता है, वेग जो है वी से डिनोट होता है, तो ये आपका वी डब्ल्यू है, ये आपका वी जी। वी मतलब है आपका प्रकाश की चाल को डिनोट करता है और जी है जो मेरे प्यारे बच्चों, जी मतलब ग्लास, ग्लास मतलब कांच। तो कांच में प्रकाश की चाल तो हम लिखेंगे वी जी, तो इसका मतलब हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल दे रखा है यहाँ पे 2.0 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड दे रखा है। ठीक है, तो जो दे रखा है वही मैंने नोट किया। ठीक है, आप बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? अपवर्तनांक। पहले हम लोग निकालेंगे पानी का अपवर्तनांक कितना है, फिर कांच का अपवर्तनांक कितना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पानी का अपवर्तनांक, तो इसको हम लोग लिखेंगे म्यू डब्ल्यू से। ठीक है, अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि म्यू डब्ल्यू, इसका मतलब होगा कि जल का अपवर्तनांक, मतलब जल मतलब पानी का अपवर्तनांक। तो पानी का अपवर्तनांक कैसे निकलेगा? तो म्यू डब्ल्यू बराबर मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला होगा यहाँ पे कि म्यू डब्ल्यू बराबर सी बटे में वी डब्ल्यू। सी मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है सबको मालूम है, 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जल में प्रकाश की चाल दे रखा है कितना यहाँ पे, तो 2.25 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड से 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ऊपर 3 और नीचे बच गया 2.25। जब इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा आपका 1.12 आ जाएगा। ये आ गया अपवर्तनांक। ठीक है, किसका? तो जल का या पानी का अपवर्तनांक कितना आ गया। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। कांच का अपवर्तनांक मतलब कि म्यू जी का। ठीक है, तो म्यू जी बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे वी जी। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा सी का वैल्यू क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड ही होगा।
और बटे में वीजी, मतलब कि कांच में प्रकाश की चाल कितना दे रखा है, 2 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो यहां से क्या होगा कि 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड से 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, ऊपर 3 और नीचे 2। जब इसे हल करोगे तो आ जाएगा 1.5। ये आ गया मेरे पास जो कांच का अपवर्तनांक। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ में क्या बोला है, तो पहला बोला है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो पानी के सापेक्ष कांच का, तो यहाँ लिखेंगे पानी मतलब वाटर, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर, फार्मूला क्या होगा मेरे प्यारों बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका कि कांच का अपवर्तनांक अब बटे में मेरे प्यारों बच्चों पानी का अपवर्तनांक, ये फार्मूला होगा। तो बराबर लिखेंगे। अब सबको मालूम है कि यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक कभी हमने निकाला कितना, 1.5, और यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक अभी जस्ट मैंने निकाला 1.12। तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 दशमलव कितना आया है, 1.2। ठीक है, तो 1 दशमलव देखिए यहाँ पे क्या है कि जब 3 में हम लोग 2.25 का जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 1.12 नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। जब भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 1.33 आ जाएगा। उसको डिवाइड सही से कर लीजिएगा, 1.33 आ जाएगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 1.33। ठीक है, और जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1.12 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया पहले का आंसर। इसी तरह दूसरा पार्ट हमसे क्या पूछा है, तो दूसरा हमसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे चलिए दिखाता हूं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे, वायु मतलब एयर, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है ग्लास का अपवर्तनांक। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, पहले हो जाएगा ग्लास का अपवर्तनांक बटे में वायु का अपवर्तनांक ए बराबर, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए कांच का अपवर्तनांक अभी 1.5, तो लिखेंगे 1.5 और बटे में वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, तो वायु का अपवर्तनांक मेरे प्यारों जो होता है 1.03, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 1.5। ठीक है, दोनों पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, बिल्कुल डिटेल में हल कर दिया। ऐसे ही हल करना है आपको, एग्जाम में 1 नंबर आपको कटने वाला नहीं है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलने वाला है। क्लियर है, चलिए इसको साइड करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 23वां है। कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। एक तार का प्रतिरोध R है, तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई दोगुनी तथा त्रिज्या आधी हो जाए। तो 4 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए 23वें का हम लोग यहाँ पे हल देखते हैं। तो 23वें का हल लिखेंगे हम लोग, देखिए 23वें का लिखेंगे हल कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला लिखेंगे उसमें कि चालक तार की लंबाई पर, किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध अगर R है तो चालक के तार की लंबाई L के अनुपाती होता है। तो चालक तार की लंबाई पे डिनोट करता है, तो जो R होता है वह अनुपाती होता है L के। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा किस पर निर्भर करता है, तो लिखेंगे कि चालक तार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध अगर R है तो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए R जो है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या दिया हुआ है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद देखिए तीसरा क्या लिखेंगे कि और किस पर निर्भर करता है, तो लिखेंगे कि चालक तार के पदार्थ पर। ठीक है, यदि विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई L तथा समान अनुप्रस्थ काट A के तार लिए जाएं तो उनके प्रतिरोध जो होता है भिन्न भिन्न होंगे। इसके बाद चौथा जो है वो होता है कि चालक तार के ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है। जितना ताप बढ़ाओगे तो विद्युत प्रतिरोध भी जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो इन बातों पर निर्भर करता है, मैंने पूरा डिटेल में इसको लिख दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां ना। देखिए प्रश्न नंबर 24वां क्या है, बोला है कि निम्नलिखित नियमों का उल्लेख जो है नामांकित चित्र की सहायता से कीजिए। और निम्नलिखित की सहायता से किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात की जाती है। 6 नंबर के लिए प्रश्न है। तो पहला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, 3 नंबर इस पे मिलेगा। और दूसरा है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, 3 नंबर इस पे मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो लिखिए, देखिए हेडिंग डालिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। लिखेंगे
कि यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर जो है लंबवत है, मतलब 90 डिग्री पे हों, तब यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली तर्जनी जिसे बोलते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी अंगुली मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यही है मेरे प्यारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया गया है कि देखिए 90 डिग्री पे पूरा है, तो ये जो आपका अंगूठा है वो अंगूठा बल की दिशा को डिनोट कर रहा है। ये जो है तर्जनी अंगुली होता है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र की ओर इसको डिनोट करता है, और जो मध्यमा जो है उसकी धारा को डिनोट करती है कि धारा किस तरफ बह रही है। यह है आपका बाएं हाथ का नियम। ठीक है, चित्र भी उसमें बोला था सचित्र वर्णन कीजिए, तो मैंने चित्र भी बिल्कुल अच्छे से बना दिया। 3 नंबर यहाँ से मिल गया। और दूसरा था दक्षिण हस्त का नियम, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम यहाँ पे हेडिंग डालिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम। तो लिखेंगे कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम के अनुसार क्या कहता है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि हमारा अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, ठीक है, तो हमारी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। इसे मैक्सवेल क्राक स्क्रू नियम भी कहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि यदि हम दाहिने हाथ में विद्युत धारा चालक को इस प्रकार पकड़े, देखिए ये आपका रॉड है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसको अपने हाथों से इस प्रकार इस तरह पकड़ा हुआ है कि हमारी अंगुलियां जो है, कह रहा है कि अंगूठा जो है, अंगूठा किसकी तरफ डिनोट कर रहा है, वो अंगूठा जो है धारा की तरफ, कि धारा ऊपर बह रही है। ठीक है, तो अंगूठा जो है धारा की तरफ प्रदर्शित कर रहा है, और जो हमारी अंगुलियां हैं वो जो है उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र, देखिए ये जो रोटेट करा हुआ है ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर जो है वो लिपटी हुई है। तो इस प्रकार के नियम को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, और इसे मैक्सवेल क्राक जो मैक्सवेल कार्क स्क्रू नियम भी कहते हैं, ये भी बात याद रखिए। तो कभी कभी क्या होता है कि पूछ लेता है एग्जामिनर कि मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम भी लिखे, तो इसी तरह लिखना है, या तो दक्षिण हस्त अंगूठ नियम पूछ दे तो ये लिखना है। क्लियर है? चलिए, तो दोनों प्रश्नों को मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया। आगे देखते हैं मेरे प्यारों बच्चों, प्रश्न नंबर 24वां यहाँ पे हुआ ना, तो प्रश्न नंबर 24वां में 2 ऑप्शन दिया है कि प्रश्न नंबर 24वां अगर ये करना चाहते हो तो अच्छी बात है, कर लीजिए, नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके दिया हुआ है कि अगर ये वाला प्रश्न नहीं आप कर पाते हो तो यहाँ पे अथवा करके दिया हुआ है कि अगर वो नहीं करना चाहते हैं दोनों प्रश्न तो अथवा करके दिया है कि एक घर के मुख्य स्रोत से 3 तार ए बी और सी निकलते हैं, इनमें प्रत्येक तार का नाम, कार्य तथा उनके आवरण का रंग क्या होगा। ठीक है, मतलब क्या होता है। 6 नंबर के लिए प्रश्न अकेला ही है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग के घरों में जो लाइन आती है उसमें 3 तरह के तार होते हैं, उन तीनों तरह के कार्यों का हम लोगों का नाम लिखना है, उनका कार्य लिखना है, और उनका रंग कैसा होता है वो चीज बताना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बहुत आसान शब्दों में लिख के लेके आया हूं। देखिए अथवा वाला, सबसे पहले हम लिखेंगे कि घरेलू जो विद्युत वितरण में प्रयुक्त तार निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से? देखिए पहला पहला होता है कि विद्युतमय तार। विद्युतमय तार जो होता है वो उच्च वोल्टेज पर उपकरणों को धारा पहुंचाता है, यह आमतौर पर लाल या भूरे रंग में होती है। इसी प्रकार दूसरा जो होता है वो उदासीन तार। उदासीन तार वह तार होता है जो उपकरणों से धारा वापस ले जाती है, यह आमतौर पर नीले रंग का होता है। और तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे भू संपर्की तार। इसमें आमतौर पर कोई धारा नहीं होता है, ठीक है, जिसे हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। हालांकि इसका उपयोग जो है बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है, जो दोषपूर्ण धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने का मार्ग प्रदान करता है। यह आमतौर पर किस रंग का होता है? हरे रंग की होता है। हरे और पीले रंग का मिश्रण होता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के तार पाए जाते हैं। तीनों प्रकार के तारों का मैंने कार्य लिखा, उसका नाम बताया। ठीक है, तो यहां बस इतना लिखोगे तो 6 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25वां। तो उसके पहले उपभाग दूसरा स्टार्ट हो गया। उपभाग दूसरा मतलब केमिस्ट्री के प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, तो 25वां में 2 प्रश्न दिया है। तो ये पहला बोला है कि एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। 2 नंबर एग्जामिनर इस पे देगा। और एक प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। 2 नंबर इस पे देगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखेंगे कि एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण। तो देखिए 25वें का पहला, तो 2 बोला है ना, 2 रासायनिक समीकरण। तो 25वें का पहला में हम लोग पहला लिखेंगे कि क्षार धातुओं से क्रिया
एथिल एल्कोहल की क्रिया जो है क्षार धातुओं जैसे अगर हम सोडियम से पोटेशियम आदि के साथ कराने पर इसके OH मतलब H परमाणु इन धातुओं द्वारा विस्थापित हो जाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा रिएक्शन लिखा है, रिएक्शन भी नोट कर लेना क्योंकि वहां पे समीकरण सहित बोला है कि रासायनिक समीकरण इसका लिखना है। तो अगर सिर्फ रासायनिक समीकरण लिख दोगे तभी भी आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पूरा डिटेल में इसको समझाया हूँ। दूसरा लिखिएगा इसमें कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया 443 केल्विन ताप पर अगर एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होने से जो होता है एथिन प्राप्त होता है। तो यह सिर्फ आप देखिए, इसका रिएक्शन भी मैं लिखा हूँ, पूरा संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा हूँ। तो अगर आप ये पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ अगर इसको समीकरण लिख देते हैं, ये वाला भी समीकरण लिख देते हैं दो ठे, तो आपको नंबर दे देगा। ये तो मैं पूरा का पूरा डिटेल इसलिए बताया हूं ताकि आपको मालूम चल पाए कि किसके साथ कौन सी विक्रिया होकर कौन सा उत्पाद बनाया है। ठीक है, तो पहले का हो गया यहाँ पे। इसके बाद एक प्रश्न उसके नीचे और था, मैं दिखाता हूं आपको। तो ये तो हुआ था एथेनॉल के दो रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण। अब हमें बताना पड़ेगा कि एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण। तो चलिए एसिटिक अम्ल वाला देखते हैं। तो देखिए दूसरा का है पहला वाला, लिखेंगे कि एसिटिक अम्ल का अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अपचयन करने पर एथेनॉल प्राप्त होता है। देखिए पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे रिएक्शन जो है उस संतुलित रिएक्शन लिखा है। और दूसरा होता है कि अगर इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ अगर गर्म करें तो लवण और जो जल प्राप्त होता है। तो देखिए लवण यह है, ये आपका जल प्राप्त हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे अगर देखिए ये आपका क्षारक है, क्षारक के साथ अभिक्रिया किया हूं तो लवण और जल प्राप्त हो रहा है। तो अगर ये सब ना लिख के सिर्फ रिएक्शन भी लिख दोगे तो एग्जामिनर जो है आपको पूरा का पूरा नंबर देगा, एक नंबर काट नहीं सकता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 26वां। देखिए प्रश्न नंबर 26वां क्या है, बोला यहाँ पे कि निम्नलिखित को समझाइए। 4 नंबर के लिए है, दो प्रश्न है। पहला है कि द्वितीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एग्जामिनर पहले इस पे 2 नंबर देगा। तो पहले चलिए देखते हैं द्वितीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए 26वें का पहला लिखेंगे कि जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में दो अभिकारक धनात्मक और ऋणात्मक आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं उसे द्वितीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए रिएक्शन भी लिखा हूं। देखिए ये आपका क्या है मेरे प्यार चो, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है। देखिए मैं लिखा हूं एग्जाम्पल पे कि जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में अगर हम सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रिया होता है उसे द्वितीय अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे देखिए ये जो Ba है और यहाँ पे आपका SO4, तो Ba जो है मेरे प्यार ये पॉजिटिव होता है, SO4 माइनस होता है, तो प्लस जो है माइनस की तरफ आकर्षित होकर BSO4 बेरियम सल्फेट बना दिया। और क्लोरीन जो मेरे प्यार वो माइनस होता है, सोडियम जो होता है प्लस होता है, तो यह प्लस इस माइनस के साथ अभिक्रिया करके NaCl बना दिया, मतलब सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो वही है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक, ये अभिकारक है ना, दो अभिकारक धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के आदान प्रदान से नए यौगिक बनाते हैं उसे हम लोग द्वितीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। चलिए वही दूसरा बोला है यहाँ पे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। लिखेंगे कि जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि अम्ल और क्षार अगर आपस में विक्रिया करके लवण तथा जल बना दे तो समझिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ है। जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और HCl मेरे प्यार जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो यह जो है आपका क्षार है। ठीक है, और ये आपका अम्ल है। तो क्षार और अम्ल आपस में विक्रिया करके NaCl बना दिया जो कि एक लवण है, नमक, और यहाँ पे क्या बना दिया, जल बना दिया। तो ये जो है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। क्लियर है मेरे प्यारों, चुप ऐसे लिखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 27वां क्या है। प्रश्न नंबर 27वां है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, 6 नंबर के लिए है, 3 प्रश्न है, 2-2 नंबर आपको दिया जाएगा। पहला है कि पीएच मान बताइए, 2 नंबर इस पे एग्जामिनर देगा। तो चलिए देखते हैं पीएच मान। तो हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रमण का लघुगणक होता है। जिससे पीएच बराबर क्या होता है, -log-H धनायन। ठीक है, ये है पीएच मान किसे कहते हैं, पूरा डिटेल में बस 2-3 लाइन लिखना है, एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे देगा। वहीं दूसरा है कि आक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2 नंबर एग्जामिनर इस पे देगा। तो चलिए देखते हैं आक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। लिखेंगे हम लोग, देखिए दूसरा कि किसी तत्व की संयोजकता में वृद्धि होना
ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ना ऑक्सीजन कहलाता है, मतलब ऑक्सीकरण कहलाता है, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, देखिए ये चीज, ये जो पारा है ना, इसमें देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया है तो ये 2H2O बना दिया। ठीक है, तो इस तरह आप कह सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए CH2, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके CO2 और प्लस जल बना दिया, तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के ही उदाहरण है। चलिए, क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। इसके बाद है तीसरा दहन अभिक्रिया। एग्जामिनर इस पे 2 नंबर देगा। तो दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं, चलिए नोट कीजिए। तो लिखेंगे कि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने की क्रिया दहन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे मेरे प्यारे जो कार्बन है, कार्बन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोग जला रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें से ऊष्मा निकल रहा है और प्रकाश भी निकल रहा है, तो ये जो है क्या कहलाएगा मेरे प्यारे जो दहन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, कि कोई भी मेरे प्यारे जो पदार्थ है उसे अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं जिसमें से आपके ऊष्मा और प्रकाश निकले, उसे हम लोग दहन विक्रिया कहते हैं। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पे तीनों बताएंगे तो 6 नंबर मिलेगा। अगर तीनों नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके मेरे प्यारों जो और दिया हुआ है 3 प्रश्न, अगर ये तीनों नहीं करना चाहते हो तो ये तीनों कर दो, इसमें भी 6 नंबर मिलेगा। जिसमें से पहला बोला है कि ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग लिखे, 2 नंबर, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग जल शोधन में किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो देखिए कैसे लिखोगे, यहाँ पे अथवा है, अथवा का पहला लिखोगे मेरे प्यारों जो यहाँ पे कि इसका उपयोग जो है वो सूती तथा लिनेन वस्त्रों तथा लकड़ी के लुगदी के विरंजन, पेयजल के शोधन, जीवाणुनाशक के रूप में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण, यौगिकों के ऑक्सीकरण तथा चीनी को सफेद करने हेतु आदि में किया जाता है, मतलब चीनी के सफेद करने में किया जाता है। ठीक है, लिनेन वस्त्रों को कपड़ा धोने के लिए किया जाता है, लकड़ी के लुगदी के विरंजक पेयजल को शोधन करने में उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए। इसके बाद दूसरा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखे, 2 नंबर एग्जाम में इस पे देगा अगर ये करते हो तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करने के लिए बोला है, तो देखिए यह आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे जिप्सम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मतलब कैल्शियम सल्फेट है उसमें हम लोग जेल मिला दे रहे हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट और 2H2O मतलब जिप्सम प्राप्त हो रहा है, तो ये अभिक्रिया बस आपको रिएक्शन लिख देना है, 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा आपको। इसके बाद है संक्षारण को उदाहरण द्वारा समझाइए, 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो चलिए देखते हैं संक्षारण, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे तीसरे का उत्तर कि वह अभिक्रिया जिसमें धातु जो है वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाता है। देखिए संक्षारण के उदाहरण जैसे लोहे पर जंग लगना, धातु की चमक धीरे धीरे खत्म होना, धातु की ताकत जो है वो कमजोर होना, ये सभी जो है मेरे प्यारे बच्चों संक्षारण के उदाहरण है। बस इतना ही पॉइंट आपको लिखना है, 1 नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता है। दोनों प्रश्न मैंने बता दिया, दोनों में से कोई भी आप कर देना, 6 नंबर दे देगा। या तो 27वां में ये तीनों प्रश्न कर लो, या तो अथवा करके ये तीनों प्रश्न कर दो, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है उपभाग तीसरा, जिसमें आपके बायोलॉजी के प्रश्न रहने वाले हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 28वां, बायोलॉजी का प्रश्न 28वां स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कि ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो चलिए जानते हैं कि ओजोन क्या है और यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसका आंसर हम लोग देते हैं 28वें का। तो लिखेंगे यहां से हम लोग कि ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है और इसका अणु सूत्र क्या होता है, O3। यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा बनती है। जैसे आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, ये रिएक्शन जो है उतार लीजिएगा वहां पे। ठीक है, फिर लिखेंगे इसी के नीचे, जब रिएक्शन के नीचे लिखेंगे कि ओजोन पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है जो परावैंगनी विकिरणों से बचाती है, क्योंकि परावैंगनी विकिरण हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। इस प्रकार यह पारितंत्र को नष्ट करने से हमें क्या करती है, बचाती है। बस इतना ही पॉइंट आपको लिखना है, बहुत आसान शब्दों में लिख के लेके आऊं ताकि आपको याद हो पाए और एग्जाम में आप 70 में 70 नंबर लेकर आ पाए। इसके बाद प्रश्न नंबर 29वां है कि खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जल को उदाहरण सहित समझाइए, 4 नंबर के लिए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो देखिए 29वां लिखेंगे खाद्य श्रृंखला, लिखेंगे कि खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला स्वपोषी जीवों जैसे घास या शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने स्वयं के लिए भोजन उत्पादित करते हैं से प्रारंभ होने वाले एक शीर्ष परभक्षियों जैसे भूरा भालू या हत्यारा तिमी
पर समाप्त होने वाले आहार जाल में कड़ियों का एक रैखिक संचाल है। लिखेंगे आगे उसमें कि खास श्रृंखला या आहार श्रृंखला स्वपोषी जीव जैसे घास या शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं के लिए भोजन उत्पादन करते हैं से आरंभ होने वाले एक शीर्ष परभक्षियों जैसे भूरा लाल हत्यारा तिमी पर समाप्त होने वाली आहार जाल में कड़ियों एवं रैखिक संचाल है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक हो गया। देखिए एक ही शब्द को दो बार यहाँ पे लिखा गया है, जैसे खास श्रृंखला है ना, तो यहाँ से और ये जो ऊपर जो खास श्रृंखला, यहाँ दोनों चीज एक ही में यहाँ पे दो बार टाइप कर दिया हूँ, तो इन दोनों में से कोई एक ही आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसको हटा दो, यहाँ से लिख लीजिएगा। फिर इसके लिखिएगा आगे कि भूकृमि या कोष्ठातुर या अपघटक प्रजातियां जैसे कवक या जीवाणु खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एवं पोषी स्तर बनाते हैं। लिखेंगे आगे कि स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे परपोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी तार रायु मांसाहारी गैचा द्वितीय उपभोग तृतीय पोषक स्तर तथा शीर्ष मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चतुर्थ पोषी स्तर निर्मित करते हैं। इसके बाद लिखेंगे एक खाद्य जाल। लिखेंगे कि खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकीय तंत्र की कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल है। मूल रूप से खाद्य जाल एक निश्चित समय में एक पारिस्थितिकीय तंत्र के भीतर खाद्य संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकीय तंत्र में सभी खाद्य श्रृंखलाओं का परस्पर संबंध है और एक पारिस्थितिकीय समुदाय में भोजन अनुक्रम तथा ऊर्जा हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि खाद्य श्रृंखला में कई खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं, यह पारिस्थितिकीय अंत क्रियाओं की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है जो ऊर्जा प्रवाह और शिकारी शिकार संबंध को परिभाषित करता है। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है। तो थोड़ा बड़ा आंसर में इसका लिखा हूं, आपको याद करना पड़ेगा कि खाद्य श्रृंखला में खाद्य जल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो मैंने खाद्य श्रृंखला भी बताया और खाद्य जल। अगर इससे ज्यादा शॉर्टकट सोल्यूशन मिल रहा होगा तो वहां से जरूर उसको नोट कर लीजिएगा, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा मैं लिखा हूं। तो जहां से अगर आपको इसको आंसर मिल सकता है वहां से आप लिख के इसको याद कर लेना, अगर ये वाला कठिन लग रहा है आपको आंसर तो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तीसरा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 4 नंबर के लिए है। मतलब इसमें दो प्रश्न है। क वाला कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, 2 नंबर 11 नंबर इस पे देगा, और मुकुलन किसे कहते हैं 2 नंबर इस पे देगा। तो चलिए देखते हैं कायिक प्रवर्धन और मुकुलन दोनों। तो देखिए तीसरे का ए कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, लिखेंगे कि प्रजनन की वह विधि जिसमें पौधों के कुछ भाग जैसे जड़ तना तथा पत्तियों उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और इस विधि से उत्पन्न सभी पौधे जो है आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होते हैं। जैसे उदाहरण में समझ सकते हो गन्ना, गुलाब, अंगूर आदि। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों के लिए सभी उपयोगी होती हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके होते हैं। तो यह है कायिक प्रवर्धन। दूसरा था मुकुलन। लिखे मुकुलन कि मुकुलन की प्रक्रिया बहुकोशिकीय जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें एक मुकुलन यानी अंकुर जनक जीव पैदा होते हैं और विकसित होकर अलग हो जाते हैं। वहीं इससे उल्ट खंडन की प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीवों के टुकड़े थोड़े परिपक्व होने पर अलग हो जाते हैं। आगे वह खुद को विकसित करते हैं और खंडन की प्रक्रिया जानवरों और पौधों में होते हैं। तो ये जो है मुकुलन हो गया, इकाई प्रवर्धन हो गया। दोनों का मैंने उदाहरण से बता दिया, उसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखिए उसी में देखिए मुकुलन में थोड़ा सा पॉइंट और बचा है, उसमें आप चाहोगे तो ऐड कर सकते हो कि मुकुलन या ब्लास्टोजेनिस के रूप में जाना जाने वाला अलैंगिक प्रजनन तब होता है जब कोशिकाएं एक विशिष्ट साइट पर विभाजित होती हैं ताकि एक नए जीव को एक विकास या कली से बनाया जा सके। उदाहरण के लिए एक कली खमीर कोशिकाओं को भरने वाले छोटे बल्बस फलाव के लिए एक शब्द है। अलैंगिक प्रजनन मूल जीव के क्लोन बनाता है जो उपरिवर्तन को छोड़कर आनुवंशिक रूप से मूल के समान होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 31, प्रश्न नंबर 31 है यहाँ पे कि मानव मस्तिष्क की रचना एवं क्रिया विधि को संक्षिप्त वर्णन कीजिए, 6 नंबर के लिए है। ठीक है, तो पहले चले देखते हैं मानव मस्तिष्क। तो लिखेंगे सबसे पहली हेडिंग आपकी क्या रहेगी, मस्तिष्क रहेगा। मस्तिष्क में लिखिएगा इसमें कि
मानव मस्तिष्क अत्यंत विकसित कोमल अंग है जो खोपड़ी की हड्डियों में सुरक्षित रहता है। इसके चारों ओर 3 झिल्लियां होती हैं जो एक तरल पदार्थ से घिरी रहती हैं। मस्तिष्क के प्रमुख 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, आप देख भी सकते हो, मैं यहाँ पे डायग्राम भी इसका पूरा का पूरा बना के लेके आया हूँ। सबसे पहले होता है अग्र मस्तिष्क, इसको एडिंग डाल के लिखेंगे। अग्र मस्तिष्क लिखेंगे कि पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग जो है अग्र मस्तिष्क ही जाता है। यह मस्तिष्क का प्रमुख भाग है, इसलिए कई लोग इसे बड़ा मस्तिष्क भी कहते हैं। इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक होता है कि प्रम मस्तिष्क तथा डाइएनसिफेलॉन। तो पहला होता है प्रमस्तिष्क। तो चलते हैं देखते हैं प्रमस्तिष्क क्या होता है। लिखेंगे इसमें कि प्रमस्तिष्क निपुणता, बुद्धिमत्ता, चेतना और स्मरण शक्ति का आधार है। आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा नामक 5 केंद्रियों की ज्ञानेंद्रियों का सीधा सीधा संबंध इसी से होता है। यही उनमें से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण और संयोजन करता है। ऐच्छिक क्रियाओं को कराने वाला मुख्य तंत्र यही है। इसी के कारण हम घृणा, द्वेष, प्रेम, सहानुभूति आदि संवेदनाओं को प्रकट करते हैं। यही हमें नई पुरानी बातों को याद कराता है या भुला देता है। यह बाहर से भूरा और भीतर से सफेद होता है। फिर इसका लिखेंगे प्रमस्तिष्क में 2 गोलार्ध होते हैं जिन्हें सेरिब्रम गोलार्ध कहते हैं। इनमें गहरी दरारें सी होती हैं जो इसे विभिन्न चारों भागों में बांट देती हैं। वे भाग हैं फ्रंटल पाली, पेराइटल पाली, टेपोरल पाली और ऑक्सीपिटल पाली। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इसमें पहला फ्रस्टल पाली। लिखेंगे इसके द्वारा मांसपेशियों पर नियंत्रण रखा जाता है। यह ऐच्छिक पेशिकाओं की क्रियाओं का आधार होता है। इसके बाद दूसरा होता है पेराइटल पाली। लिखेंगे इसका संबंध हमारी संवेदनाओं से होता है जो स्पर्श, गंध, तापमान, दर्द आदि संवेदनाओं को कराने वाला यही भाग होता है। तीसरा होता है ऑक्सीपिटल पाली। लिखेंगे इसका संबंध जो है हमारी दृष्टि से है। यह दृश्य संवेदनाओं को क्या करता है, वो ग्रहण करता है। और डी वाला है कि टेपोरल पाली। लिखेंगे इसका संबंध जो है वो सुनने से है। हम इसी की सहायता से विभिन्न ध्वनियों सुन पाते हैं और इनमें भेद कर सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे डाइनसिफेनॉल मस्तिष्क यह भाग है अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कराता है। इसमें जो है उपस्थित थैलेमस हमें दर्द, ठंडा, गर्म, चुभन, जलन आदि का एहसास कराता है और इसी भाग में उपस्थित हाइपोथैलम हमारी भूख, प्यास, घृणा, प्यार, ताप आदि पर नियंत्रण करता है। यही भाग वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय पर भी नियंत्रण करता है। फिर लिखेंगे अगली हेडिंग अग्र मस्तिष्क के कार्य। लिखेंगे पहला ये सभी संवेदी अंगों के संदेशों को प्राप्त करता है। दूसरा लिखेंगे ये सभी पेशियों, ग्रंथियों, अंगों को उचित कार्यवाही का आदेश देता है। इसके बाद है तीसरा कि यह उद्दीपनों और क्रियाओं के बीच संतुलन करता है। फिर है चौथा कि यह पिछले अनुभव और स्मृतियों के आधार पर हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। पांचवा कि यह सभी सूचनाओं और ज्ञान को प्राप्त करता है और उनका संग्रह कर लेता है। इसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क। लिखेंगे कि मध्य मस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है, एक बारपोरा क्वाड्रिजेनिया और क्या होता है एक सेरिब्रम पेडकल। बारपोरा क्वाड्रिजेमिना में 4 ठोस पिंड होते हैं पर सेरिब्रम पेडकल में अनेक तंतु होते हैं। इसके बाद तीसरा पश्च मस्तिष्क। लिखेंगे कि इसे अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। इसकी रचना करने वाले मेडला, आबला, गेटा तथा सेरिबेलम है। सेरिबेलम की रचना बहुत जटिल है। यह ठोस होता है और यह प्रथम मस्तिष्क के बिल्कुल नीचे होता है। यह गतियों का ठीक प्रकार से नियंत्रण करता है। हमारा चलना, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, नाचना आदि इसी के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। लिखेंगे कि मस्तिष्क के पीछे त्रिभुजाकार भाग को मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। यह हृदय की धड़कन, श्वसन, पाचन आदि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, इतना आप लोग लिखोगे तब जाके एग्जाम में जो है आप लोगों को 6 नंबर देगा। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक और प्रश्न दिया हुआ है कि पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये नहीं करना चाहते थे इसको कर लीजिए, मैं ये होमवर्क दे देता हूँ आप लोगों को।
ठीक है, ये होमवर्क है। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की सचित्र वर्णन कैसे करते हैं इसको कर दीजिएगा। अब ये जो पेपर है मेरे प्यार जो पूरा संपूर्ण रूप से मैंने क्या किया, इसको समाप्त कर दिया। अगर ये आप तैयार कर ले तो 824 आईपी पूरा का पूरा सोल्यूशन बताया, एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं हूं, तो आप मेरे प्यार बच्चों पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर ला सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।